see few. I had some plans for this chapter, but वो आज हो नहीं पाएंगे, बट कुछ चीजें हम और यहाँ पे देख लेते हैं. अच्छा, बाय द वे आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर किया है कॉमन ग्रुप के अंदर, सो उसको भी एक बार देख लेना. उसके अंदर इस चैप्टर के कुछ सवाल है, सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व देम. आसान सवाल है, एक बार ट्राई करना उन्हें सॉल्व करने का. जस्ट हैव अ लुक एट दोस क्वेश्चंस. चलिए, सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. Good evening, good evening. Good evening, sir. Alright. तो ये सब यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आपका यहाँ पे कैसे हुआ जा रहा है. आपका 3% ऑक्सीजन आपका जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ योर पर्टिकुलर प्लाज्मा में डिसॉल्व करके, और बाकी 97% आपका ट्रैवल किया जा रहा है वाया हीमोग्लोबिन. ये हम यहाँ पे जानते हैं. There is something we know that. We have seen that hemoglobin will be having a 4 बाइंडिंग साइट. एक हीमोग्लोबिन के अंदर आपकी 4 बाइंडिंग साइट आपको हमें मिल जाती है, जहाँ पे आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जाके आपके यहाँ पे लग जाएंगे. We'll find 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स will get attached over there. Right, that's what you'll get to see in this. अब आपको याद रखना है that जब आपको ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, यू कॉल इट एज ऑक्सीमोग्लोबिन, उसे हम यहाँ पे बोलेंगे. आपको मैंने समझा चुका हूँ यहाँ पे कि आपका सैचुरेशन क्या होता है, कि जितना आपका बाइंडिंग साइट फ्री होगा उस हिसाब से हम यहाँ पे सैचुरेशन का हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं. यू कैन हैव अ 50% सैचुरेशन, 75%, 100% सैचुरेशन कैन बी सीन इन देम. यहाँ पर मैं बात किया था हमारे ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपका यहाँ पे चेंज होता है आपका यहाँ पे सैचुरेशन एज यू मूव टुवर्ड्स द टिश्यूज. जैसे आप टिश्यू की तरफ जाना चालू करते हो तो आपका सैचुरेशन आपका यहाँ पे आपका चेंज होने लगता है. बेसिकली वी फाइंड सैचुरेशन का वैल्यू जो आपके यहाँ पे होगा वो आपके यहाँ पे चेंज होने लगेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस. सो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी थी. नाउ पहले तो ये बताओ कि ग्राफ आपको Yes, sir. सो ग्राफ क्योंकि इंपॉर्टेंट है. ग्राफ में क्या हो रहा है ये सब आपको मानना जानना जरूरी है, ये आपको आना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस अगेन एंड अगेन. राइट नाउ वी हैव डिस्कस फ्यू थिंग्स. अगर मैं आपसे वापस से पूछूं, हैंड रेस करके बताना कौन सी वो कंडीशंस होती है जिसके अंदर मेरा जो कर्व होगा वो शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड की तरफ. बाकी लोग भी सोचिए कौन सी कंडीशंस होती है जहां पे आपका जो कर्व होगा, द कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. बताइए अक्षरा, किस कंडीशन में शिफ्ट होगा राइट साइड की तरफ? CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, pH की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए. ठीक है, राइट. अब आप लोग मुझे कोई भी अनम्यूट करके वैसे ही बता दो कि ये सारी कंडीशंस क्या करते समय हो सकती है. हाइकिंग करते हुए, स्विमिंग करते हुए, एक्सरसाइज करने बढ़ाई हूँ. राइट, डीप सी डाइविंग, हाइकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, यू कैन फाइंड दिस कंडीशन हैपनिंग. जैसे ही आपको, अब मेरा ध्यान से सब लोग यहाँ पे बताओ कि अगर मेरे बॉडी के अंदर CO2 बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और pH यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो इन सब कंडीशन के अंदर जो मेरी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है वो कम हो जाती है या बढ़ जाती है? कम हो जाती है. वेरी गुड. सो एफिनिटी मेरी यहाँ पे हो जाएगी यहाँ पे लो. बहुत बढ़िया. और ये एफिनिटी लो करने का पर्पस क्या होता है? ताकि ऑक्सीजन कर सके. बिल्कुल सही, ताकि हम ऑक्सीजन को इजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सके, रिलीज कर सके. क्या ये बात बाकी मेरे पंजाब के बच्चों को समझ आ रही है? पल्लवी, जसनूर, देन रानी, देन काजल, ओम, प्रखर, ऋषभ, शिद्रा, पहाड़ी. ऑलराइट, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. इसी तरीके से आपसे मैंने यहाँ पे ये भी पूछा था कि अगर आपका कर्व जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, यहाँ पे राइट में अगर लेफ्ट में जा रहा है, तो क्या कंडीशन बॉडी के अंदर हो रही होंगी फिर? इसके रिवर्स हो जाएगी. लो टेम्परेचर एंड pH इंक्रीज. क्या बात है. लो CO2, लो टेम्परेचर एंड लो pH एंड हाई pH. हाई pH.
हाँ जी, इस कंडीशन के अंदर द शिफ्ट विल हैपन टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो इस कंडीशन में आपका शिफ्ट होगा टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, समथिंग वी हैव सीन दिस थिंग, वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी केयरफुली, तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आपको याद रखना है एक वैल्यू होती है आपकी P50 की, दिस समथिंग कॉल्ड एज माय P। क्या हो गया, कुछ हुआ किसी को? नो सर। ओके ओके ऑलराइट, दिस वैल्यू ऑफ P50 की वैल्यू का मतलब ये होता है कि किस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के ऊपर आपका 50% सैचुरेशन हो रहा है, राइट, दैट मीन्स 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कौन से पॉइंट पे आपका यहाँ पे हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपकी P50 की वैल्यू कुछ आ रही होगी, सो लेट्स से आपकी नॉर्मल कंडीशन है आपके यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ग्राफ को जोड़ते हैं, सो आपका ये हो गया 50% सैचुरेशन। तो 50% सैचुरेशन आपका नॉर्मल कंडीशन में कौन से वैल्यू पे आ रहा होगा, तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आ रहा है दैट इज माय 25, दैट इज माय 25 mmHg। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप भागम दौड़ी कर रहे हो, तो क्या आपका P50 का वैल्यू यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताओ। चेंज होगा। होगा। बिल्कुल होगा। आपके नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका P50 का वैल्यू, मतलब आप नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपका 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन आपको मिल जाए एट 25 mmHg के ऊपर, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप यहाँ कर रहे हो, देन P50 का वैल्यू आपका यहाँ पे चेंज होगा, यू विल फाइंड कि P50 का वैल्यू आपका यहाँ पे चेंज होगा एंड इट कैन चेंज टू, ये बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। 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 राइट, ये आपका बढ़ जाएगा। सो अब मुझे जो 50% सैचुरेशन मिला है वो काफी जल्दी मिल जाए, पहले थोड़ा लेट मिला था, पहले 25 mmHg मिला, पर थोड़ा यहाँ पे जल्दी मिल जाए, सो दैट मीन्स इट इज गेटिंग अराउंड लाइक, यहाँ पे आपका वैल्यू आप कुछ भी डाल दो यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पर 30 mmHg। ठीक है, तो आपका P50 का वैल्यू आपका बढ़ जाता है यहाँ पे, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका इट विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, तो दैट आल्सो मींस कि आपका जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है जल्दी हो रहा है, इसलिए आपने जल्दी छोड़ दिया, मतलब इतना लेट नहीं किया, आपने जल्दी छोड़ दिया। ठीक है, देन अगर आपका P50 का वैल्यू, अगर आपका यहाँ पे लाइक अगर आपका कर्व इज शिफ्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देन अगेन यू विल फाइंड द P50 का वैल्यू आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सो नाउ दैट विल बी डिफरेंट ओवर है, यहाँ पे आपका आ रहा है ना कर्व, यहाँ पे आपका कर्व आ रहा है, तो ये आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। So you should know that P50 का वैल्यू आपका चेंज होगा, बट जनरली आपको क्या मिलता है इन रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट में आपको क्या मिलेगा, आपका जो P50 का जो वैल्यू होगा विल बी अराउंड 25 mmHg। This is the value you'll get of the P50 in the resting state के अंदर। यही आपको यहाँ पे याद रखना है। इतनी बात अगर आपको याद रह जाती है, then that's it, that is what you have to know in this, इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। Let's have a look at this graph, ये आप खुद से पढ़ सकते हो, let's not waste time on this, you already know all those things, so इसको हम इग्नोर करते हैं। Let's have a look at this, you can see the graph of NCERT यहाँ पे, it is a sigmoidal curve obtained when percentage of saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। जब इसे प्लॉट करते हो ना O2 के साथ, जब आप यहाँ पे आपको इसका यहाँ पे आपको कर्व मिल जाएगा। It is used to study the effect of factors like my partial pressure of CO2, H plus concentration and binding of O2 with HB। अब आप एक और बात यहाँ पे समझो, This is one thing you have to know in this, जब हम यहाँ पे इस सब चीज की बात कर रहे थे ना कि आपका pH यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो कई बार क्या लिखा होगा, pH नहीं लिखा होगा वहां पे लिखा होगा इंस्टेड ऑफ pH नहीं जा रहा है, दे कैन ऑल्सो राइट समथिंग लाइक H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आपके यहाँ पे बढ़ रहा है, वो भी तो सेम ही चीज हुई ना आपकी। अगर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका बढ़ेगा आपका यहाँ पे, देन आपका pH नीचे जाएगा। तो ये बात भी याद रखना कि आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, मैं इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट हाई अमाउंट ऑफ CO2 इन द बॉडी, high amount of temperature and high amount of my H plus ions। high amount of H plus ions का मतलब ये होता है कि आपका pH आपका यहाँ पे नीचे जाएगा, the pH is going to go down, this is going to be called as my, this is the condition in which I will find the curve will shift on the right hand side। इसके अंदर आपका क्या होगा, तो कर्व जो आपका यहाँ पे होगा आपका राइट हैंड साइड की तरफ आपका यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है,
क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे कि अगर रेस्पिरेशन का अमाउंट यहाँ पे बढ़ रहा है देन दिस इज व्हाट वी फाइंड हैपनिंग इन दिस, ये आपके स्टेट के साथ Yes. चेंज होगा। Yes, sir. Yes, Yes. sir. So that's what you have to know. Now let's talk about my transport of gases in terms of my CO2. तो CO2 का ट्रांसपोर्ट आपका कैसे होता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। एक आपका यहाँ पे हो रहा है इन अ फॉर्म ऑफ माय कार्बोनिक एसिड, दैट मींस CO2 getting dissolved in plasma, CO2 dissolved in plasma. This will be around 7%. 7% ट्रांसपोर्ट आपका ऐसे होता है। 7% ट्रांसपोर्ट will be happening via this pathway. ठीक है। Then you have a carboaminohemoglobin. You have one more way of transporting this CO2. This will get transported यहाँ पे कैसा होगा that you will find कि आपका CO2 is combining with my hemoglobin. CO2 will combine with my hemoglobin and will give you the HbCO2. तो hemoglobin के ऊपर जाके बैठ जाएगा और अपना ट्रांसपोर्ट अपने आप का करा लेगा. So it will combine with my hemoglobin and will get itself transported. अराउंड आपका 23% CO2 आपका ऐसे ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है. Get transported in this particular way. And then you have as a bicarbonate. Here you will find you are transporting CO2 in a form of your, in the form of bicarbonate. You are going to transport them. और ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है अराउंड 70% CO2 आपका ऐसे ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. तो आपसे जब कोई पूछेगा ना कि आपका CO2 का सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट आपका किस तरीके से किया जाता है, देन इट विल बी इन अ बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर. ठीक है. सो बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर आपका CO2 का आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड दैट विल बी अराउंड लाइक 70%. 70% ट्रांसपोर्ट आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा. कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन के फॉर्म में आपका जा रहा है आपका 23% और कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में आपका जा रहा है आपका 7%. तो ये सवाल याद रखना, सबसे ज्यादा फॉर्म में आपको जो जा रहा है जिस तरीके से आप CO2 ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. अगर CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे तो आप ये भी याद रखो कि CO2 का ट्रांसपोर्ट आपका हो रहा होता है टिश्यू से लेके आपके लंग्स तक. ये बात भूलना नहीं, यहाँ पे उल्टा मत लेके आना. यू विल फाइंड टिश्यूज से द CO2 विल गेट ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द लंग्स. Your CO2 will get transported. तो चलिए एक काम करते हैं, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए उसको हम यहाँ पे समझते हैं. सो लेट मी फाइंड सम स्पेस. कितने मिनट स्पेस नहीं है यहाँ पे, स्पेस निकालते हैं हम. बाय द वे हिमाचल में आप ठंड हो गई है या अभी भी ठंड होना बाकी? अब तो हो गई होगी बेटा ठंड हिमाचल में. Yes, sir. Yes, sir. कितना जा रहा है टेम्परेचर, कितना जा रहा है आपका? सर रुको देख लो. रात में तो वैसे भी ज्यादा ही होगा थोड़ा. 7 degree. 7 डिग्री बिलासपुर में? Yes, sir. इतनी ठंड होती है बिलासपुर में? सरका घाट में जब मैं था तब तो इतनी नहीं थी, बट ठीक है. ओके, वो वैसे भी मंडी में आया. हाँ, और कांगड़ा में कितना हो रहा है आपका टेम्परेचर? सर अभी 9 डिग्री है. 8 degree. सही है बेटा, सही है. हमारे यहाँ पे 22. स्टिल 22. ऑलराइट. या समवन हैज अ क्वेश्चन. सर हमारे यहाँ पे ये सिदरा का टेम्परेचर बड़ा अलग सा निकल के आता है, नोटिस किया आप लोगों ने? अच्छा, Yes, 17 sir. डिग्री नहीं, वो काजल थी, काजल. हाँ, काजल का होता है अलग से. अगर 4, 3, -2 सर पानी जम गया, अलग ही रहता है. काजल का एक तो पता लगाने की काजल का डिस्ट्रिक्ट क्या है और कौन सा इनका ये लग रहा है. इनका टेम्परेचर कैसे इतना लो आता समझ नहीं आ रहा. नो वन अंडरस्टैंड दैट. ओके, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर अल्मोड़ा. अल्मोड़ा में इतना लो जाता है? Yes, sir. 40 सेल्सियस.
ओके, ठीक है। ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि आपका CO ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है आपके यहाँ पे एज अ फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। सो यहाँ पे जो बताऊंगा उसके उत्तर पर आप ध्यान देना। अज्यूम दैट यू हैव अ RBC यहाँ पे, RBC का शेप ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें यहाँ इसमें कुछ कुछ चीजें लिखनी है, इसलिए हम ऐसा ऐसा शेप बना रहे हैं। ठीक है, एंड नियर बाय यू हैव अ टिश्यू, नियर बाय यू हैव अ टिश्यू ओवर हियर, यहाँ पे यू हैव अ टिश्यू। तो ध्यान से देखो अब आपका यहाँ पे हुआ क्या। टिश्यू में से आप निकालोगे CO2 को, सो यू विल फाइंड द CO2 आपका यहाँ पे निकल के आएगा। सो सिंपल सी बात है, CO2 आपका यहाँ पे हम रिलीज करेंगे एंड दैट CO2 नाउ विल एंटर इनसाइड द ब्लड। ब्लड में कहाँ जाएगा? वो RBC के अंदर जाएगा। तो क्योंकि आप जानते हो कि आपका 70% CO2 विल ट्रैवल इन अ फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, तो वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। याद रखना, हमारा CO2 एज अ बाइकार्बोनेट कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है वही हम यहाँ पे देख रहे हैं और कुछ नहीं। तो CO2 आपका यहाँ पे आया, नाउ CO2 विल एंटर इनसाइड द RBC। अब जैसे ही मेरा CO2 यहाँ पे RBC के अंदर आता है तो देखो यहाँ पे हुआ क्या। My CO2 will combine with my H2O molecule and will give rise to my H2CO3। ठीक है, ये रहा कंबाइन कर गए यहाँ पे एंड इट विल गिव राइज टू माय H2CO3। इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर लिखते हैं। CO2 will combine with my H2 molecule to give you my H2CO3। अब H2CO3 आपका बन चुका है, नहीं तो ज्यादा टाइम के लिए वैसा रहता नहीं है। अब एक और बात याद रखना कि आपका H2CO3 बनाने के लिए आपको एक एंजाइम की यहाँ पे जरूरत होती है, और वो एंजाइम आपका यहाँ पे होता है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, या एंजाइम कॉल्ड एज माय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम आपको आरबीसी के अंदर मिल जाएगा। यू विल हैव दिस एंजाइम इन द आरबीसी एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस रिएक्शन विल हैपन 1000 टाइम फास्टर। ठीक है, तो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपको मिलता है आरबीसी के अंदर, और इसके वजह से आपका ये जो रिएक्शन यहाँ पे होगा आपका काफी तेजी से आपका यहाँ पे हो जाएगा। सो नाउ यू हैव योर H2CO3 गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका H2CO3 आपका यहाँ पे बन गया, दिस विल नाउ ब्रेक डाउन, ये तुरंत आपको ब्रेक डाउन होगा इनटू टू थिंग्स। इट विल ब्रेक डाउन इनटू H+ आयन एंड HCO3। ठीक है, अब जैसे आपका ब्रेकडाउन यहाँ पे आपका हुआ, ये HCO3 आपका यहाँ पे इकट्ठा होगा ज्यादा, तो आप क्या करते हो, इसको आप बाहर निकाल देते हो, क्योंकि आपका HCO3 आपके यहाँ पे जैसे आपका बनने लगता है ना, व्हाट विल डू, इसको आप बाहर निकालोगे आरबीसी के, तो आप बोलोगे आप बाहर चले जाओ। अगर ये आरबीसी है तो आप इमेजिन करो कि बाहर का एरिया जो आपका है वो है आपका प्लाज्मा। अगर ये आरबीसी है देन यू कैन जस्ट इमेजिन दैट बाहर का एरिया इज गोइंग टू बी योर प्लाज्मा। तो आपने क्या किया, आपका HCO3 जो आपके यहाँ पे था इसको आपने बाहर फेंक दिया। जैसे ही आपका HCO3 आपका बाहर आ गया, what will happen, with this HCO3 once it is been out in the plasma, what will happen over here कि इसका अमाउंट प्लाज्मा के अंदर इंक्रीज होने लगेगा यहाँ पे। नाउ टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस, आप यहाँ पे क्या करते हो, आपके प्लाज्मा के अंदर जो आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल्स थे, आपके प्लाज्मा के अंदर आपके पास होते कुछ क्लोराइड मॉलिक्यूल्स, उनको आप यहाँ पे अंदर भेज देते हो, उनको आप यहाँ भेजोगे आप अंदर। तो जैसे आपके HCO3 बाहर आता है, तो ताकि आप एक आयनिक बैलेंस को आप मेंटेन कर सको, व्हाट विल डू, आपके जो क्लोराइड मॉलिक्यूल्स आपके बाहर है उनको आप अंदर भेज दोगे। जैसे ही आपने क्लोराइड मॉलिक्यूल्स को अपने यहाँ पे अंदर भेज दिया, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट। जो आपने यहाँ पे किया ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट। तो एक बार फिर स्टार्टिंग से अभी तक हम यहाँ पे क्या किया है, CO2 जो आपका यहाँ पे था, इट हैज एंटर्ड इनसाइड द आरबीसी and in RBC what has happened, the CO2 will combine in the H2 to form the H2CO3। ये करने के लिए आपको यहाँ पे एंजाइम की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, that is my carbonic anhydrase। And once your H2CO3 is getting formed, it will split into my HCO3 and H+ ions। ये HCO3 आपका बाहर निकल जाएगा, it will get inside the plasma। और जैसे ये प्लाज्मा के अंदर जाता है तो आपको वहाँ पे एक आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको वहां से भी कुछ अंदर भेजना पड़ेगा। तो बाहर से आप अंदर क्या भेज रहे हो, यू आर सेंडिंग द क्लोराइड आयन चैनल्स, क्लोराइड आयंस यू आर सेंडिंग इनसाइड, एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड एज माय क्लोराइड शिफ्ट। पहले ये बताओ, क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? यस सर। ठीक है, नए बच्चों को भी आई होप ये समझ आ रहा है, पुरानों को तो ठीक है, बाकी नए बच्चों को भी ये सब समझ आ रहा है। ठीक है, नाउ दिस समथिंग व्हिच हैज हैपेंड। अब यहाँ पे क्या होगा, माय HCO3 विल कंबाइन विद माय Na+ आयंस। मेरा HCO3 जो मेरा यहाँ पे है, दिस विल कंबाइन विद माय Na+ आयंस
and this will give rise to my NaHCO3. NaHCO3. तो बाहर जो आपका निकला था ना आपका HCO3, वो आपका कंबाइन करेगा सोडियम आयंस के साथ एंड विल गिव राइज टू माय NaHCO3. ये चीज आपके यहाँ पे हो गई. अब आप सब इमेजिन करोगे आपका ये पूरा ब्लड आपका जा रहा है लंग्स के पास. तो इतना इवेंट आपके यहाँ पे हो गया एंड नाउ यू विल फाइंड द कंप्लीट RBC एंड ऑल द ब्लड along with this. So आपका बन गया आपका बाइकार्बोनेट. So here you have actually found the सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बन चुका है. So बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आप CO2 को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, वो चीज आपके यहाँ पे हो चुकी है. And now you will find the complete blood from this location will go towards the alveoli. आपके यहाँ पे ट्रैवल करके जाएगा वो आपके एल्वोलाई तक. तो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. और ये H+ आयंस जो आपके यहाँ पे बढ़ रहा है ना, देखो ये वो H+ आयंस है जिसके वजह से आपका pH नीचे जाता है. ज्यादा नहीं जाता बट जा सकता है. दिस H+ आयंस इज अ ट्रिगर जिसके वजह से आपका O2 जल्दी डिसोसिएट करता है आपके हीमोग्लोबिन से. ये वो H+ आयन है जिसकी वजह से ट्रिगर मिलता है कि आपको जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को आपको रिलीज करना है. ठीक है, देखो ये चीज आपके यहाँ पे हो गई. नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन. अब समझो, इमेजिन करो कि आपका ब्लड ट्रैवल करते हुए आपका एल्वोलाई तक पहुंच गया. योर ब्लड हैज रीच्ड टुवर्ड्स द एल्वोलाई. तो इमेजिन करो कि आपका ब्लड आपका पहुंच चुका है एल्वोलाई के पास. तो ये है आपका, इमेजिन करो कि ये मेरा यहाँ पे एल्वोलाई यहाँ पे आपका प्रेजेंट है. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर. तो यहाँ पे मैं RBC को भी लेके आ जाता हूँ. RBC यहाँ पे हमारा पहुंच चुका है. अब यहाँ पे क्या होगा, ब्लड भी आपका आ चुका है. सो यहाँ पे RBC which has reached over here and even your plasma has reached over here. Now what will happen in this, you will find कि जो आपका बाहर यहाँ पे आपका जो the whatever you were having this NaHCO3 जो आपके पास था ना यहाँ पे जो बाहर था, ये जैसे ही आपका पहुंचेगा ना एल्वोलाई के पास, इट विल स्प्लिट. जैसे आपका NaHCO3 आपका यहाँ पे पहुंचेगा, इट विल स्प्लिट इनटू टू थिंग्स. सो ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा. इट विल फॉर्म द Na+ आयंस एंड इट विल फॉर्म द HCO3 आयंस. राइट. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, पूरा साइकिल आपका उल्टा चलेगा. अब HCO3 आपके यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया, हम पहुंच गए एल्वोलाई के पास में. अब ये क्या करेगा HCO3, इट विल एंटर इनसाइड द RBC. ये आपका RBC के अंदर आपके यहाँ पे आ जाएगा. जैसे ही RBC के अंदर आया, सो व्हाट विल हैपन नाउ, मेरा जो HCO3 जो यहाँ पे है, क्योंकि आप पहुंचा चुके हो आपके बाइकार्बोनेट को वहां तक आपके एल्वोलाई तक, बट उसे आप बाहर कैसे निकालोगे? बाहर तो आप CO2 की फॉर्म में निकालोगे ना. आप बाइकार्बोनेट तो आप एक्सेल नहीं कर रहे होते हैं, यू आर एक्सेलिंग द CO2 मॉलिक्यूल्स. तो देखो यहाँ पे क्या होगा, HCO3 आपका अंदर पहुंच गया. दिस विल कंबाइन विद माय H+ आयंस and will give me again my H2CO3. ये पेरा प्रोसेस वापस मेरे यहाँ पे हो जाएगा. ये मेरा रिवर्स रिएक्शन करने के लिए भी आपका एंजाइम वही होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. अगर आपको रिवर्स रिएक्शन अगर आपको यहाँ पे करना हो, देन ये करने के लिए भी यू नीड टू हैव योर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से आप यहाँ पे कर पाते हो. तो आपका H2CO3 आपका यहाँ पे बन चुका है. अब आप जानते हैं अब आपके यहाँ पे क्या होगा. सॉरी जस्ट ये यहाँ पे नहीं आएगा अभी, अब इसके बाद आएगा. सो H2CO3 आपके यहाँ पे बन चुका है. नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस, H2CO3 विल नाउ ब्रेक डाउन. ये आपके यहाँ पे ब्रेक करेगा एंड विल गिव राइज टू योर H2O प्लस CO2 मॉलिक्यूल. तो H2O आपके यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है एंड विल गिव राइज टू माय H2 एंड CO2 मॉलिक्यूल. ये टाइम पे भी आपका कार्बनिक एनहाइड्रेज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. तो रिवर्स रिएक्शन के दौरान भी आपका कार्बनिक एनहाइड्रेज आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. और एक और चीज यहाँ पे याद रखना, अगर आपका HCO3 अगर आपके यहाँ पे अंदर आया, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने अंदर कुछ डाला था. वो अंदर हमने क्या डाला था? क्लोरीन मॉलिक्यूल. राइट. तो दैट क्लोराइड आयन हैज टू बी ब्रॉट बैक. उसको आप वापस लेके आओगे. अगर अभी अंदर आ चुका है ना, तो आप फिर क्या करोगे, यू विल ब्रिंग इट बैक इनटू द प्लाज्मा. तो जब मेरा ये क्लोराइड मॉलिक्यूल वापस, मेरा आयन मेरा जब वापस आ जाता है बाहर, दिस इज कॉल्ड एज माय क्लोराइड बैक शिफ्ट. This is going to be called as your chloride back shift. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगी एंड दैट इज हाउ यू विल फाइंड योर H2 एंड CO2 गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. आपका H2O
और CO2 आपके यहाँ पे बन के आपके यहाँ पे रेडी हो चुका है। एक बार आपका CO2 आपके यहाँ बन के रेडी हो गया, देन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि अब आपको कुछ नहीं करना। अब CO2 आपके यहाँ से निकल जाएगा एंड इट्स एल्वेलाई है, बस हो गया आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट इन द एल्वेलाई। आप तो जानते हो CO2 का अमाउंट यहाँ पे वैसे ही ज्यादा होगा, 45 mm जितना होगा, और एल्वेलाई के अंदर तो आपका कम रहेगा, 40 mmHg जितना। So you will find the CO2 will get transported very easily inside the alveoli, वो काफी आसानी से आपको यहाँ पे चला जाएगा। बात आपको यहाँ पे याद रखनी है ना, there is one more thing you have to know in this, कि जब आपका यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हो गया, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या था, क्लोराइड शिफ्ट हमने किया था, राइट। जब आपका क्लोराइड शिफ्ट आपके यहाँ पे हो रहा था ना, इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ हैमबर्गर फिनोमेना। हैमबर्गर फिनोमेना, ये याद रख लेना। जो क्लोराइड शिफ्ट आपके यहाँ पे हो रहा है, इसको हम इवन बोलते हैं एज अ हैमबर्गर फिनोमेना। और इस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट करते हो अपने CO2 को इन अ फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ऐसे ही आप ट्रांसपोर्ट करोगे। तो क्या आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन लोगों का यहाँ पे आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है, बड़ा आसान है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। बाकी वैल्यूज याद रखना जहाँ पे मेंशन की हुई है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। As a bicarbonic acid in tissue, 7% CO2 will travel in the form of my dissolved plasma, right? In the form of my carbonic acid carried towards the lungs. ठीक है, so that is what you find happening with my carbonic acid के साथ। Right? As a carbaminohemoglobin is the second way of getting transported over here, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि वैल्यू याद रखना आप, around 23%, right? 23% अराउंड आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इन द कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन के फॉर्म में। दैट मींस CO2 विल कंबाइन विद द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन के फॉर्म में ये आपका ट्रांसपोर्ट करेगा अपने आप को। सिंपल सी ये बात तो आप समझ सकते हो ना कि जब आप टिश्यू से जा रहे हो अपने एल्वेलाई तक, तब तो हीमोग्लोबिन खाली रहेगा वहां पे, तब तो हीमोग्लोबिन आपका खाली रहेगा ना वहां पे। तो वो टाइम पे आप जाके बैठ सकते हो, वो टाइम पे CO2 जाके वहां पे बैठ सकता है सीट के ऊपर और पहुंच सकता है अपने टिश्यू तक वहां पे। तो ये याद रखना, दैट इज व्हाट इट विल डू। सो ये आपको याद रखना है, दैट इज हाउ इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड इन एल्वेलाई। CO2 डिसॉल्व, जैसे ही एल्वेलाई तक पहुंचता है ना आपका CO2, ये डिसोसिएट होगा आपके कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन से और निकल जाएगा आपके लंग्स के अंदर, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये चीजें आप यहाँ पे सब समझ पा रहे हो। एंड देन यू हैव दिस इन अ फॉर्म ऑफ माय बाइकार्बोनेट, राइट। और एक और बात याद रखना, आपका ये कार्बनिक एनहाइड्रेट्स आपका थोड़ा सा इवन होता है आपके प्लाज्मा के अंदर, इसका अमाउंट कम होगा लेकिन अमाउंट कम रहेगा। सो योर कार्बनिक एनहाइड्रेट्स विल बी देयर इन द प्लाज्मा एज वेल, बट इन अ लेस अमाउंट। तो जो आपका रिएक्शन हो रहा होता है आरबीसी के अंदर, वो 1000 टाइम्स फास्टर होता है, 100 टाइम्स फास्टर होता है देन व्हाट इज हैपनिंग इन द प्लाज्मा। 70% ट्रांसपोर्ट आपका इस तरीके से हुआ जाएगा। यू कैन सी द रिएक्शन हो रहा है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है। दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के लिए आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स आपके यहाँ पे मदद करता है, राइट। इन एल्वेलाई, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। In alveoli, the above reaction proceeds in an opposite direction, leading to a formation of my CO2 and H2O. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers around 4 ml of CO2. आपका हर एक 100 ml ऑफ डीऑक्साइड ब्लड जो आपका होता है उसके अंदर आपका 4 ml CO2 आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है टुवर्ड्स द एल्वेलाई। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये बात है आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स अबाउट द, सो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्ट आपका खत्म हो जाता है। दिस इज बीन कंप्लीटेड ओवर हियर। क्या आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है मेरा बाइकार्बोनेट वाला ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, हाउ द ट्रांसपोर्टेशन विल हैपन ओवर हियर? बताइए तो अनप्रीत, बोलिए। सर जब हम टिश्यूज के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे बाहर निकलेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में अंदर जाएगी, वो वाटर के साथ कंबाइन करेगी और H2CO3 बना लेगी। फिर वो फर्दर ये वाला प्रोसेस जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो है वो
फेवर करता है इस प्रोसेस को, इस और वो एंजाइम की वजह से ये 100 टाइम्स फास्टर हो जाता है ये वाला प्रोसेस। फिर वो फर्दर हाइड्रोलाइज करके H+ और HCO3 नेगेटिव आयन बना लेगा, और उसमें जो HCO3 नेगेटिव आयन होगा वो प्लाज्मा के पास चला जाएगा, और वो HCO3 नेगेटिव प्लाज्मा में गया तो इसलिए H+ कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा हो गई और बाहर HCO3 नेगेटिव की, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, आयोनिक बैलेंस को बनाने के लिए Cl नेगेटिव जो है वो अंदर आएंगे आरबीसी के, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो जो बाहर HCO3 नेगेटिव गया वो Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, और फिर वो ब्लड जो है वो एल्वियोलाई के पास जाएगा। तो फिर वो NaHCO3 जो है वहाँ पे हाइड्रोलाइज होके Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बना लेंगे। वो HCO3 नेगेटिव फिर से आरबीसी में आएगा, फिर वो H+ के साथ कंबाइन करके H2CO3 बना लेगा, फिर वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से CO2 और H2O में बदल जाएगा, फिर वो CO2 जो है वो एल्वियोलाई के साथ गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। वेरी गुड तानप्रीत, बहुत बढ़िया। ऐसे आंसर करते हो ना आप स्कूल में, इसलिए लेके जा रहे हैं आपको। दैट इज व्हाई दैट डूइंग यू, ये रीजन है। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रेस्पिरेटरी सेंटर्स ओवर हियर। रेस्पिरेटरी सेंटर्स मेरे यहाँ पे कौन से होते हैं, क्या करते हैं, व्हाट विल बी डूइंग ओवर हियर, लेट्स हैव अ लुक एट देम। तो जब भी आप रेस्पिरेटरी सेंसर्स की आप यहाँ पे बात करते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप दो चीजों को आप यहाँ पे याद रखो। व्हेनेवर यू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में याद रखना। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये ब्रेन में कौन से सेंटर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर आपके ब्रेन में कौन से आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो ब्रेन में आपको दो नाम यहाँ पे याद रखना है। एक तो आप जानते हो, दूसरा भी वैसे भी आप जानते हो, दैट्स मिडिल ऑब्लोंगेटा। दूसरा कौन सा होगा, नहीं जानते हैं? पॉन्स वेलोरी। राइट, you'll have a pons feruli. ठीक है, so you have a pons feruli and a medulla oblongata. These are the two areas you should be familiar with, which will control the breathing. Pons feruli के अंदर will have a pneumotaxic center. We'll have a pneumotaxic center. अब न्यूरोटैक्सिक सेंटर जो आपको मिलता है पॉन्स फेरुली के अंदर, ये आपका बेसिकली कंट्रोल करता है आपके यहाँ पे इंस्पिरेशन। दिस इज गोइंग टू कंट्रोल माय इंस्पिरेशन। तो ये आपका यहाँ पे इंस्पिरेशन को अपना यहाँ पे वो कंट्रोल करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट न्यूरोटॉक्सिक सेंटर इज द वन व्हिच इज गोइंग टू कंट्रोल माय इंस्पिरेशन, एंड दिस इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन योर, दिस इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग इन योर ब्रेन। ब्रेन में कहाँ पे भी यू विल फाइंड इन पॉन्स फेरुली के अंदर। इसमें और भी पार्ट्स होते हैं बट अभी उसे हम नहीं देखते नीट के कॉन्टेक्स्ट में, लेट्स कीप देम असाइड राइट नाउ। अभी के लिए आप इतना ऐड हो गए, दैट्स इनफ फॉर यू। मिडिल ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स फेरुली विल कंट्रोल माय रेस्पिरेशन इन द पर्सन, ये आपको कंट्रोल करेगा। तो एक तो ये हो गया आपका ब्रेन जो आपका कंट्रोल आपके ब्रीदिंग को यहाँ पे। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज माय कीमोसेंसिटिव एरियाज। यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज माय कीमोसेंसिटिव एरियाज। अब कीमोसेंसिटिव एरियाज आपके यहाँ पे कौन से हो जाते हैं, सो यू शुड नो दैट you will find you have your carotid artery, इसके पास आपको मिलेंगे कुछ कीमो रिसेप्टर्स, इसके पास आपको मिलेंगे कुछ यहाँ पे आपके कीमो रिसेप्टर्स। ये कीमो रिसेप्टर्स आपके क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स का काम होता है कि अगर ब्लड के अंदर आपका चेंज हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर CO2 या H+ आयंस, उसको ये लोग यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं एंड देन दे विल सेंड द सिग्नल टुवर्ड्स द ब्रेन। तो बेसिकली अगर आपके ब्लड के अंदर CO2 का अमाउंट अगर चेंज होता है या अगर H+ आयन का अमाउंट अगर चेंज होता है, देन उसको डिटेक्ट करेंगे मेरे यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स। ये आपके हैं मेरे प्रेजेंट यहाँ पे ऑन माय कैरोटिड आर्टरी के ऊपर। अब ये जो कैरोटिड आर्टरी मेरे यहाँ पे जहाँ पे मुझे कीमो रिसेप्टर यहाँ पे मिलेंगे, they will sense a change in the, they will sense a change in
CO2 and H plus ion concentration. H plus ion concentration. अगर आपका CO2 का लेवल बढ़ा, अगर आपका H plus ion का concentration अगर आपका में बढ़ गया, then you will find in this condition you will find that आपका एक सिग्नल भेजा जाएगा. सो ये जो आपकी आर्टरीज, ये जो आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है ना, जहाँ पे आपको कीमोरिसेप्टर आपका यहाँ पे होगा, ये आपका सिग्नल को कन्वे करेगा टुवर्ड्स द ब्रेन. इट विल कन्वे द सिग्नल टुवर्ड्स द ब्रेन, और ब्रेन के पास वहां पे सिग्नल जाने के बाद इट विल टेल द ब्रेन, और ब्रेन फिर क्या करेगा, फिर वहां से वो सिग्नल भेजेगा आपके लंग्स की तरफ, ताकि आप स्ट्रांगली ब्रीथ करना आप चालू करो वहां पे. सो यू शुड नो दैट दीज आर द रिसेप्टर्स व्हिच आर गोइंग टू कन्वे द सिग्नल कि आपका जैसे CO2 का लेवल बढ़ा या जैसे आपका H plus ion का लेवल यहाँ पे बढ़ा, it will convey the signal towards the brain and it will tell the brain कि चलो स्टार्ट करो यहाँ पे ब्रीदिंग करना रैपिडली. तो आपको ये बात मैंने पहले भी एक बार बताई थी कि आपके बॉडी के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करता है कि आप कितना ब्रीदिंग करोगे. आपको जो अर्जेंसी आती है ना ब्रीथ करने की, जो आप पानी से बाहर निकलते हो या जब एक्सरसाइज करते हो, वो इसलिए आ रही होती है बिकॉज यू हैव इंक्रीज अमाउंट ऑफ CO2. सो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है. इट इज द CO2 कॉन्सेंट्रेशन. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. It is your CO2 concentration which determines your rate of breathing. It's not because कि आपके बॉडी में O2 कम है, it's because कि आपके बॉडी के अंदर CO2 का लेवल यहाँ पे ज्यादा है. अगर CO2 का लेवल अगर आपकी बॉडी में ज्यादा होता है देन विल फाइंड कि आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग आपके यहाँ पे काफी ज्यादा आपको होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाएगा. ये बात भूलना मत, ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. कैरोटिड आर्टरी के अलावा यू आल्सो हैव अ aortic arch. एक aortic arch आपका यहाँ पे होगा, aortic arch. यहाँ पे भी आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे कीमोरिसेप्टर्स. सो यू विल हैव aortic arch as well which will have in my chemoreceptors. मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर ना इसके पिक्चर दिखा दूंगा आपको कि रिसेप्टर्स होते कहाँ पे, जस्ट टू शो यू द पिक्चर. तो आर्टरी के ऊपर कहाँ पे लगे हुए होते हैं या वो आर्टरी कैसे दिखती है. आई विल जस्ट शो यू दैट इन द नेक्स्ट टाइम, ठीक है. सो ये आपको याद रखना है. दैट शुड बी यू शुड बी फेमिलियर विद दिस दैट अगर आपके बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है CO2 और H plus ion का कॉन्सेंट्रेशन, देन इट विल गोइंग टू कन्वे द सिग्नल टू द ब्रेन and then you will find the brain will convey the signal to the lungs and you will start breathing over there rapidly. So that's what you will get to see. So respiratory rhythm centers आपके यहाँ पे क्या हो जाता है, you will have, we are seen in medulla oblongata, it regulates the respiratory rhythm, आपका regulate करता है, we know that. Pneumotaxic center you find in the pons orally के अंदर, it will moderate the function of the respiratory rhythm center. Impulse from the center reduces the duration of my inspiration and thereby alters the respiration rate. ये basically आप directly ऐसे याद रखना कि कंट्रोल करता है आपके इंस्पिरेशन को. इट कैन कंट्रोल द इंस्पिरेशन, दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है. देन यू हैव अ कीमो सेंसिटिव एरियाज सीन एडजेसेंट द रिदम सेंटर. increase in concentration of CO2 and H plus activates the center which in turn signal the rhythm center. ठीक है, तो ये आपका सिग्नल, आपका रिदम सेंटर मतलब आपका ब्रेन में जो सेंटर है आपका यहाँ पे, यहाँ तक सिग्नल पहुंचाता कौन है. सो सिग्नल आपका जाएगा वाया सम ऑफ द आर्टरी. So you have a aortic arch and you have a carotid artery. Also recognizes a change in the CO2 and H plus concentration and they send the signal towards your rhythm center. Rhythm center मतलब आपका medulla oblongata. And then it will convey the signal to the lungs, towards the muscles कि आप breathe करना चालू करो rapidly वहाँ पे. Simple है क्या, ये सब समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? Is this clear to all of you? This 3 points. Yes, sir. बड़े ही आसान चीजें ही हैं. So I will it's clear to all of you. चलो. Now let's jump on to some of the disorders. कुछ डिसऑर्डर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट देम. तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट योर अस्थमा. आप लोग बताओगे मुझे, इतने बार आप इसको जान चुके हो, पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, मतलब यू नो ना, नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन. सो यू टेल मी, समवन रेज योर हैंड एंड टेल मी, अस्थमा में क्या क्या होता है बताइए. डॉक्टर साहब बोलिए, बोलिए अक्षरा. सर अस्थमा एक टाइप की एलर्जी होती है जो कि पोलन ग्रेन्स या किसी डस्ट पार्टिकल्स के अंदर जाने की वजह से हो सकती है. जब ये अंदर जाएंगे लंग्स में तो एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कर देंगे जिससे हिस्टामाइन प्रोड्यूस होगा जो बाद में लीड करता है अस्थमा को. ओके गुड, ठीक है. सो यू हैव अ पोलन ग्रेन आपके हो सकता है. पोलन ग्रेन कैन कॉज दिस अटैक
or reaction. You can have your dust particles. ठीक है, these are like my allergens. ये जो मेरे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखे हुए these are called as my allergens यहाँ पे. ठीक है, ये मेरे allergens यहाँ पे, और इन allergens की मदद से you will find कि आपका यहाँ पे अस्थमा का अटैक किसी को आ सकता है यहाँ पे. Now let's understand this thing in a different way. That आपका अस्थमा का अटैक जब आ रहा है, जैसे कि बताया अक्षरा ने, that you will have कि हिस्टामिन आपका पे रिलीज होगा and then it will do something, it will do the vasodilation वहाँ पे वो करेगा, right? हिस्टामिन के साथ एक और आपका आता है नाम, वो कौन सा होता है जो आपका आ रहा होता है? सेरोटोनिन. राइट. और कौन से एंटीबॉडीज यहाँ पे एक्टिवली घूम रहे होंगे ये टाइम पे? IgE. बिल्कुल सही. दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस. अब जब मेरे यहाँ पे एलर्जन मेरे आते हैं, व्हेन यू गेट अस्थमा का अटैक यहाँ पे, सो व्हाट विल हैपन हियर ना, यू विल हैव अ excess of mucus in the bronchi. You have excess of mucus in bronchi. Bronchi में आपके यहाँ पे म्यूकस का अमाउंट आपके यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाएगा. अब म्यूकस का अमाउंट अगर आपका ब्रोंका में ज्यादा हो गया, ब्रोंका ब्रोंक्यूल्स के अंदर, देन आपका ब्रीदिंग का पैसेज आपका ब्लॉक हो जाता है. आपका ब्रीदिंग का पैसेज आपका यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा. तो ऐसी कंडीशन के अंदर डॉक्टर आपको देगा यहाँ पे आपको ब्रोंकियोडायलेटर्स. ब्रोंकियोडायलेटर्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं सो दैट यू कैन एक्चुअली डायलेट द ब्रोंका. आपको जो ब्रोंका है उसको आप थोड़ा सा बड़ा करोगे ताकि एयर का पैसेज वहां पे क्रिएट हो सके. तो आपको जो नेबुलाइजर दिए जाते हैं ना, जो लोग यूज करते हैं नेबुलाइजर यूज करते हैं आपके अस्थमा के पेशेंट, जो इनहेलर टाइप होता है, जो वहाँ पे, हाँ, जब उसे वहां पे वो लोग इस्तेमाल करते हैं, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द ब्रोंका. वो ब्रोंका को वहां पे डायलेट करेगा ताकि आपका एयर का पैसेज आपका वहां पे क्रिएट हो सके. दैट इज व्हाट दे हैव टू डू. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है. Is it difficult in breathing causing wheezing due to inflammation of a bronchi and a bronchiole? So आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपके यहाँ पे bronchioles का, and because of that I'll be finding कि आपके यहाँ पे mucus का secretion आपके यहाँ पे हो जाता है ज्यादा अमाउंट के अंदर, and because of that you will ultimately find कि you will have a difficulty in breathing in this. This condition can become fatal अगर उसे ट्रीट नहीं किया गया तो, but generally काफी लोगों को अस्थमा का कंडीशन होता है but they can have a normal life. वो लोग अपना ध्यान रखते हैं, नेबुलाइजर यूज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सीजन में उन्हें अटैक आता है तो उसके अंदर वो लोग ध्यान रखते हैं. सो इट कैन बी कंट्रोल्ड. अ पर्सन कैन हैव अ वेरी गुड नॉर्मल हेल्दी एक्टिव लाइफ विद अस्थमा. बहुत कम कंडीशन में ये ज्यादा सीरियस हो जाता है बट यू कैन हैव अ, यस, वन कैन एक्चुअली हैव अ नॉर्मल लाइफ ओवर हियर. क्या दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. दैट्स योर ब्रोंकियल में आपका इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होगा. बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड आपका म्यूकस सिक्रेशन आपका यहाँ पे होता है एंड दैट विल क्रिएट अ ब्लॉकेज ओवर देयर. सो दैट्स योर अस्थमा फॉर अस. देन यू हैव एम्फिसेमा. एम्फिसेमा जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आएगा, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए इट इज कॉज्ड बाय माय स्मोकिंग. स्मोकिंग इज अ मेजर कॉज फॉर योर एम्फिसेमा. स्मोकिंग आपके यहाँ हो जाता है एंड समटाइम विल हैव अ टॉक्सिक पोल्यूटेंट. So smoking or your toxic pollutant are the one which can cause you this condition of emphysema. अब एम्फिसेमा की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, when I'm discussing about एम्फिसेमा यहाँ पे, then what do you get to see in this ना, कि अगर आपका यहाँ पे ये दो कंडीशन है, these are the reason for एम्फिसेमा. तो यहाँ पे हो क्या रहा है basically, you will find elasticity of alveoli are lost. आपकी जो इलास्टिसिटी होती है ना एल्वेलाई की, वो आपके यहाँ पे खो जाती है. बेसिकली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दैट योर एल्वेलाई बिकम नॉन फंक्शनल. योर एल्वेलाई, सो एल्वेलाई ओवर हियर आर गोइंग टू बिकम योर नॉन फंक्शनल. यहाँ पे ये बात भूलना मत. अब वो काम नहीं कर रहे आपके यहाँ पे, दे आर नॉट वर्किंग द वे दे शुड वर्क, दे आर नॉट वर्किंग ओवर देयर. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. They become non-functional. अगर ये ऐसा हो रहा है, so याद रखना the alveoli have lost the elasticity, they are no longer functional over there. Gaseous exchange आपको यहाँ पे हो नहीं पा रहा. अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, अगर आपके alveoli अगर आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, if they are not working properly, if they are not doing their job, उनको आप ठीक नहीं कर सकते हैं. एक बार वो गए तो वो गए. You cannot bring them back. आप अपने symptoms को कंट्रोल कर सकते हो, आप
ये चेक कर सकते हो दैट यू आर एंश्योरिंग दैट कि फ्यूचर में ये वापस ना हो, लाइक ये कंडीशन को आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, बट whatever damage has been done you cannot revert it back. So you can find alveoli will have a irreversible damage, यहाँ पे आपका हो जाता है irreversible डैमेज, आपको यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप बाद में आप ठीक नहीं कर सकते, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। देयर इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, इट डिक्रीज द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, राइट, बिकॉज ऑफ alveoli have been lost their elasticity over there. Major cause is my cigarette smoking. There's a damage to my alveolar wall. एक बार मेरे यहाँ पे walls damage होगी, then you cannot find them getting normal and you will always have this issue all the time. This is what you find happening in my emphysema. ये आपको होते मिलता है आपके emphysema के अंदर। So ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. That's one thing. Then you have a occupational respiratory disorder. अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार कुछ लोग होते हैं, like there are couple of conditions यहाँ पे। You have something called as your silicosis and fibrosis. Sorry, silicosis and asbestosis. ये कुछ नाम है आपके ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के, एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि आपके जो दो कंडीशंस आपके सामने यहाँ पे लिख के रखी है मैंने यहाँ पे, ये होती कब है? अज्यूम करो कि एक पर्सन है हु इज वर्किंग इन अ माइनिंग इंडस्ट्री, इज अ पर्सन इज वर्किंग इन अ माइनिंग इंडस्ट्री में, वो अपना वहाँ पे काम कर रहा है। अब अगर आप माइनिंग इंडस्ट्री में अगर आप अपना वहाँ पे काम करो, देन यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टू सम डस्ट पार्टिकल्स। अब होता क्या है ना, एक आपका स्टोन है, इसे हम कहते हैं एस्बेस्टोस। दिस वन स्टोन कॉल्ड माय एस्बेस्टोस। कभी आप पता है नोटिस करना, आपने ऑब्वियसली नोटिस कभी किया नहीं होगा क्योंकि आप इतना देखने को मिलता नहीं कहीं पे भी, बट वो लोग जो स्टोन्स के ऊपर काम करते हैं ना, जो लोग स्टोन्स को काट के उसमें से कुछ बनाते हैं, वो लोग हमेशा मास्क पहनते हैं। Yes, sir. नोटिस करना, दे विल ऑलवेज वेयर मास्क। Yes, sir. ऐसे रैंडमली नहीं करते। इवन कोई अगर बच्चा भी कभी कुछ ऐसा कुछ कर रहा हो ना स्टोन के साथ, अगर वो कार्विंग कर रहा हो, स्कल्पटिंग अगर कर रहा हो, देन दे हैव टू वेयर द मास्क, और लाइक दे मेक श्योर दैट दे वेयर डबल मास्क ओवर देयर। आपको नहीं मालूम कि कौन सा स्टोन के अंदर आपका एस्बेस्टोस होगा, राइट? सो एस्बेस्टोस इज वन ऑफ द स्टोन, और ये स्टोन के अगर माइन्यूट पार्टिकल, इफ द माइन्यूट पार्टिकल enters the lung, देन आपका यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर ये पार्टिकल आपके लंग्स के अंदर आपके यहाँ पे आ जाते हैं, देन दे कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन द लंग्स। तो यहाँ पे क्या होगा, लंग्स के अंदर आपका फाइब्रस टिश्यू बनने लगेगा। You'll find fibrous tissue formation in lungs। ये आपको बनते हुए आपका मिल जाता है। अब ये जब आपका बने लगेगा, फाइब्रस टिश्यू आपके लंग्स में बनने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स, तो आपके लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी आपके यहाँ पे कम होने लगेगी। अब होता क्या है ना कि इसके सिम्टम्स आपको एकदम से दिखते भी नहीं है। मतलब आप काम करो इंडस्ट्री में, समझो मैं काम कर रहा हूँ माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, दिस विल गेट एक्यूमुलेटेड एंड द फाइब्रस टिश्यू विल जस्ट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन माय लंग्स। और ये जब इतना डैमेज आपका हो जाता है कि इसको भी आप ठीक नहीं कर सकते फिर बाद में। तो जनरली पीपल लिविंग इन और डूइंग सम काइंड ऑफ लाइक वर्किंग इन सम माइनिंग इंडस्ट्री, उनको लंग्स से रिलेटेड दिक्कत होती है, एंड दैट अल्टीमेटली रिड्यूसेस देयर लाइफ स्पैन। उनका लाइफ स्पैन भी वहां पर उनका फिर कम हो जाता है। दे डोंट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज देयर लंग्स आर वेरी मच डैमेज ओवर देयर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इवन आपके ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के अंदर आपका कैंसर भी आता है। कई बार आपके जो माइनिंग इंडस्ट्री में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन गेट इनसाइड द लंग्स एंड दे कैन फॉर्म द ट्यूमर। उनकी वजह से आपको ट्यूमर फॉर्मेशन भी आपका होता है। सो कैंसर भी आपका होते हुए आपको दिख जाता है। यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू आपका यहाँ पे बन रहा है। इफ एट ऑल दैट इज हैपनिंग, इट इज गोइंग टू reduce the working efficiency of the lungs. It is going to reduce the working efficiency of lungs. ये आपका यहाँ पे होता है। सिलिकोसिस में क्या होता है, सिलिका आता है यहाँ पे। कोई बताएगा सिलिका कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा आपको ऐसे हवा में उड़ते हुए मिलेगा?
이사가 수고 딸들 오늘 뭐 가자 뭐 기분 무지고 뭐 소리고 서울라 그냥 Someone need to translate that for me. Sounds interesting. Okay. सिलिकोसिस के अंदर आपके यहाँ पे क्या होता है ना, अरे सुनो मेरी बात, सिलिकोसिस में आपके यहाँ पे क्या होगा, सिलिका जनरली आपका डस्ट एज अ डस्ट पार्टिकल आपको मिलता है आपके ग्लास इंडस्ट्री के अंदर। आपने सुना है सिलिका यूज किया जाता है ग्लास इंडस्ट्री के अंदर? Yes, सुना sir. आपने? Yes, sir. 17 साल हो गए इस प्लेनेट पे, ये तो सुना ही नहीं होगा। So yes, silica, if at all it gets into your like lungs, then it can lead to a fibrous tissue formation. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिलिकोसिस। So both the conditions would be harmful for the lungs. तो आप मुझे बताइए मोनिका, चलिए आप बताइए मुझे, अगर आपकी खुद की माइनिंग इंडस्ट्री, खुद का मोनिका का खुद का माइन है, राइट, कांगड़ा के आसपास, एंड इफ यू हैव सम वर्कर वर्किंग ओवर देयर हु आर वर्किंग फॉर यू, देन आप क्या चीजों का वहां पे ध्यान रखोगे कि उनको ये कंडीशन वहां पे ना हो? बताइए मोनिका। सर उनको ग्लव्स प्रोवाइड करेंगे कि ताकि उनके हाथ में लग जाए इसमें, और साथ में मास्क देंगे उनको, एंड पूरा फर्स्ट एड बॉक्स का रखेंगे, और इसके अलावा पत्थरों को Alright. चेक करेंगे। पत्थरों को नहीं, वो लंबा चेक करेगा। पत्थरों को कौन चेक करता है बेटा, उसमें कौन टाइम लगाएगा? मतलब उतना टाइम किसके पास है? यू गिव देम मास्क, यू हैव गिवन देम, क्या ग्लासेस भी तुम्हें दिए थे उन्हें आंखों के लिए। मेडिकल किट का तो चलो वो तो पत्थर पैर पे गिर गया तब काम आएगा, बाकी तो उसका कोई काम नहीं है। एनीवन एल्स व्हाट यू कैन डू टू मेक श्योर दैट, चलो ये आपके पॉइंट्स आपके आ गए। एनीवन एल्स हैज एनी पॉइंट्स, क्या हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम इंश्योर कर सके कि वर्कर की हेल्थ वहां पे खराब ना हो? बोलो अक्षरा, बताओ और क्या कर सकते हो आप? सर उनका रेगुलर चेकअप करेंगे। ठीक है, कितना रेगुलर? मतलब महीने में एक बार तो कर ही लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। और उसके अलावा और कुछ? सर एक फुल प्रोटेक्टेड कवर का क्या बोलते सूट बनाएंगे। महंगा हो गया बेटा, महंगा हो गया, बहुत महंगा, इतना नहीं है। आपकी माइन से कुछ डायमंड नहीं निकल जाए। इट्स अ रेगुलर माइन, यू कांट हैव सच हाई फाई सेटअप वहां पे, तो वो नहीं कर सर, सकते। हाँ उनको बोलो। लॉन्ग एक्सपोजर नहीं देंगे उन स्टोन से, मतलब मान लो 2 घंटे काम कर लिया फिर थोड़ी ब्रेक दे दी, फिर ऐसे। आप तीनों के माइन में ना काम काफी लंबा चलेगा फिर। तीनों के, चलो मोनिका के अंदर जब भी, मोनिका इज स्टिल लाइक नहीं करो फटाफट करो विद दिस, बट इफ यू डू दैट काइंड ऑफ थिंग देन तो बहुत लंबा काम चल जाएगा बेटा। बट और बेसिकली सर एज, हाँ बोलो। और सर उनको बताएंगे कि उसके क्या क्या हार्म है। और लेट्स से अक्षरा बताने के अगले दिन से उन्होंने आना बंद कर दिया। सर मैं उनके घर से पकड़ के लाऊंगी उनको। अरे मजाक वैसा कर रही कुछ थी। नहीं है सर, वैसा कुछ नहीं है, वैसे मैं घर तक पहुंच जाऊंगी। आप तो सीरियस हो गए ऐसे करके, you'll have to bring them back. Okay, so नहीं one सर। thing what Tanvir has said, and as Monica and you have also said this thing, yes, you are going to provide them some kind of protective gear वहाँ पे, which generally include the mask, वो आप वहाँ पे provide करते हो so that they can work over there. Second thing, regular health checkup, that is also true. ये भी आपका कराया जाता है so that you can ensure that कि आपके workers की health वहाँ पे maintain रहे. Third thing, long exposure आप बचाते हो, so इसमें आप क्या करते हो ना, basically अगर 6 महीने आप उन्हें वहां पे काम करा रहे हो, तो 6 महीने के बाद उनको वहां से आप हटा देते हो, देन उनको कुछ आप और काम दोगे ताकि वो उसी माइन के अंदर जाके वो 6 महीने काम कर चुका है ना वो, सो यू डोंट एक्सपोज देम टू अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये आप तीसरी चीज यहाँ पे आप करते हो। इफ यू आर एबल टू डू दोस 3 थिंग्स वेरी केयरफुली, देन यू कैन एक्चुअली एंश्योर दैट कि आपके वर्कर्स का हेल्थ मेंटेन रहेगा एंड दे वोंट गेट अफेक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ कंडीशंस। तो ये किया जा सकता है, बट दे हैव टू बी डन इन अ सर्टेन वे, सो ये बिल्कुल रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। Certain industry produce too much dust, so defense mechanism of the body cannot cope with the situation. Long exposure causes inflammation, leading to fibrosis, proliferation of a fibrous tissue. It results in a lung damage. Workers in such industry should wear protective mask. उन्हें यहाँ पे पहनना चाहिए। So that is one thing. This is one thing you have to know in this. ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। Alright, so ये आपको यहाँ पे आपको occupational respiratory disorder यहाँ पे. So these are the few things you have to know. These are the few names you have to take into account. बाकी एक और disorder हम यहाँ पे देख लेते हैं, which can be as simple as your pneumonia. Pneumonia हमने देखा था, human health के अंदर we have seen the pneumonia, right? Yes, sir. Yes, sir. Something we have seen. ठीक है.
उसके साथ साथ वी हैव आल्सो सीन समथिंग कॉल्ड एज योर ट्यूबरक्लोसिस, टीवी में हमने देखा था। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया का नाम क्या होता है जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर रहा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वेरी गुड, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देन मुझे बताओ यहाँ पे आपका कि ये बैक्टीरिया अगर अफेक्ट कर रहा है तो कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है? लंग्स को। ठीक है, नाउ टेल मी ओवर हियर दैट लंग्स में आपको ये अफेक्ट कर रहा है, हाउ मच टाइम डज द ट्रीटमेंट टेक जनरली टू गेट रीड ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया? 6 to 9 months। वेरी गुड, 6 से 9 महीने आपके लग जाते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए टू मेक श्योर दैट यू गेट रीड ऑफ द बैक्टीरिया ऑल द टाइम। सिम्टम्स क्या होते हैं यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के? Fever, night fever. Difficulty in breathing। एक एक करके, पहले मोनिका आप 3 बताओ। एक तो फीवर हो गया, सर फीवर और जनरली मतलब उनका वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी। खत्म 3। ठीक है, वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट यहाँ पे आपका हो रहा है। ठीक है, और बताइए, और एनीवन तनुज बताओ, और 3 क्या होंगे यहाँ पे? सर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन राइट, you'll have a और chest pain। कफिंग। और क्या? कफिंग। हाँ, coughing, difficulty in breathing and your coughing। नॉर्मली अगर कौन से सिम्टम्स कब तक रहे फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर फीवर होगा 2 वीक तक तब चल जाना चाहिए। साइड कॉफिंग अगर 14 डेज से ऊपर है तो जाना चाहिए। हाँ, कॉफिंग याद रखना, अगर कॉफिंग दे रही है ना 14 डेज 12 डेज के अगर ऊपर जा रही है आपकी कॉफिंग, 2 हफ्ते के ऊपर जा रही है, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। दैट्स नॉट अ गुड साइन। देन इमीडिएटली यू शुड कंसल्ट डॉक्टर बिकॉज अगेन दिस इज समथिंग, अभी तो नहीं, अभी तो ट्रीटमेंट है इसलिए सब कुछ ठीक हो जाता है। एक टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर नंबर ऑफ डेथ्स हैपनिंग इन द कंट्री। एक टाइम के ऊपर, अभी लाइक वी हैव ऑल द मेडिसिन्स एंड वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ द दिस बैक्टीरियम, बट इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, इसको आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। अगर आपको अपना HIV वाला अगर आपको स्टोरी याद हो, तो people who are suffering with HIV used to get this tuberculosis as an opportunistic disease, यस सर। and actually it is the reason because of them they die. So tuberculosis is one of the very common reasons that people having HIV used to get tuberculosis and they used to die. It was very common back then. So even now you find that people with HIV are more prone to this tuberculosis. So tuberculosis और ये बैक्टीरिया ये lethal है, but अगर इसे untreated condition में आप इसे रखते हो तो, or else you generally don't find any kind of issues emerging because of if you're starting the treatment। हाँ, ये बात भी अगर आपको याद हो तो मैंने मेंशन किया था आपसे कि आप ट्रीटमेंट बीच में से आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपने ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया, समझो आपने 4 दिन का गैप ले लिया, then there is a possibility that your particular bacteria will become resistant to your antibiotics, and then you can find treating that bacteria becomes slightly more difficult। आपको और heavier dose आपको लेना पड़ता है। अगर आप कभी किसी का प्रिस्क्रिप्शन देखते हो ना ट्यूबरक्लोसिस का, they generally have a very heavy dose। डॉक्टर स्टार्टिंग में उनको काफी हेवी डोज देता है बिकॉज दे नो दैट इट्स अ बैक्टीरिया व्हिच शुड बी रिमूव्ड and the treatment is going to last for 6 to 9 months, so that they take that into account। So that's something you have to know। ठीक है, निमोनिया फिर वाला मेरा बैक्टीरिया कौन था? हेमोफिलिया इन्फ्लुएंजा। That's one, Haemophilus influenzae। हाँ, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae। ये दोनों थे सर। हाँ, right, that's true। Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae are the 2 bacteria which are going to cause pneumonia। यहाँ पे निमोनिया के सिम्टम्स कोई हैंड रेज करके बताएगा यहाँ पे, निमोनिया के सिम्टम्स बोलिए तो अंतरित बोलिए। सब ब्रेथलेसनेस होती है इसमें भी चेस्ट पेन होती है। नहीं, चेस्ट पेन नहीं, हाँ ब्रेथलेसनेस आपने बोल दिया, और कुछ? फीवर। ओके, फ्लूइड नाउ यू आर गिविंग डिस्चार्ज। कहाँ से फ्लूइड डिस्चार्ज? सर म्यूकस वो हो जाता है ना फ्लूइड। ओके, ओके, एनीथिंग एल्स? वीकनेस। वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, देयर इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू, अगर आपको याद होगा तो, इन सीवियर कंडीशन यू विल फाइंड योर नेल्स टर्न पर्पल इन कलर। यस सर। और लिप्स कलर। राइट, nails turn purple along with the lips। This will be happening over here। और लंग्स के अंदर क्या हो रहा है ये मुझे हैंड से कोई बताएगा नहीं यहाँ पे, कि लंग्स के अंदर आप बताओ कि यहाँ पे होता क्या है?
कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम, वो निमोनिया में थोड़ी होगा, वो तो ठीक है। हाँ चलो बताओ पूर्वा, क्या होता है बॉडी के अंदर, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर लंग्स के अंदर जो फ्लूइड और डेड डब्ल्यूबीसी है उनका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। So you'll find within lungs, you'll find there's going to be accumulation of your dead WCs and fluid over there, and because of that आपको यहाँ पे मिलेगा, आपका exchange of gases आपको यहाँ पे smoothly आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। This becomes a concern over here. ये भी एक वन ऑफ द कंडीशन होती है। काफी बार पीपल सफरिंग विद HIV, हमने मेंशन किया था आपको पहले भी कि HIV वाले लोगों को, आई थिंक वो अक्षरा ने मेंशन किया, दैट पर्सन कैन हैव अ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम, एंड वो टाइम पे आपको ये कंडीशन भी आपको होते हुए मिल जाती है। और नॉर्मल सर्दी खांसी यू डोंट इवन रियलाइज व्हेन इट विल टर्न इनटू द निमोनिया, because your body is so weak that any of the pathogen can enter inside the body and can live over there. So that's what actually happens in that. तो ये सब है, ये हमारी कंडीशंस हमने पढ़ी थी हमारे ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर के अंदर। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, silicosis, asbestosis is something we have seen all these conditions over here. We have seen the occupational disorder, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे अस्थमा, you have a look at that, and you have your emphysema. These are the few conditions you should remember. याद रखने आपको इन सबको यहाँ पे ध्यान से, इतना अगर आप याद कर लेते हो that's going to be enough for you, ठीक है। तो these are the things we have done. तो यहाँ पे आपका इन द रियल सेंस आपका चैप्टर हमारे एंड से, मेरे एंड से यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, यू हैव टू रीड द NCERT, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। सबसे पहली चीज आप वही करोगे अपनी यहाँ पे, यू विल हैव टू रीड योर NCERT। आप में से कितने लोगों ने इसकी NCERT पढ़ना चालू किया है थोड़ा सा? ऑलराइट, ठीक है, NCERT इसके पढ़ लो। NCERT से कोई भी चीज समझ नहीं आ रही, बिकॉज ओके दिस वन मोर थिंग आई विल टेल यू इन दिस, विल बी catching up again on Monday, right? So we'll be doing two things in this. एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग हम यहाँ पे करेंगे, that's what we'll do. Along with that, I'll just tell you few more additional things यहाँ पे। additional कहूँगा या उन्हें कहूँगा कि कुछ small branches आपके यहाँ पे होंगे, mention कर दूंगा। I'll be mentioning those to you, ठीक है। So आपको याद रखना है कि आप यहाँ पे NCERT रीडिंग अपना यहाँ पे आप यहाँ पे कर लोगे, एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने आपको असाइनमेंट शेयर किया हुआ, यू ऑल्सो डू दैट। क्वेश्चन सॉल्विंग अगर हम क्लास में भी कर लेंगे, सो दैट आई होप सबके पास क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल है। यस सर। Yes, sir. कोई अगर आप में से है जिसके पास नहीं है कि नहीं सर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मुझे पहले ही बता दो, ड्रॉप मी अ मैसेज। जसनूर मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। जसनूर, रानी, जो कोई भी है, मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप करो। सॉफ्ट कॉपी नहीं है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आई विल शेयर द सॉफ्ट कॉपी विद यू, यू कैन यूज दैट टू सॉल्व योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो प्लीज डू दैट एंड मेक श्योर दैट दिस बीन डन। तो अगर मैं गिनूं यहाँ पे, तो एक तरीके से हमारे एनुअल फिजियो में 4 चैप्टर हमारे यहाँ पे रिसेंटली हमारे हुए हैं, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड दिस वाला चैप्टर यहाँ पे, ठीक है। इन फ्यूचर आई विल ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड वाला एक क्लास रन कर लेंगे, और उस क्लास के अंदर विल बी ट्राइंग टू सॉल्व इन सब चैप्टर की मिला के, यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व सम हाइब्रिड क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली डन विद द प्लांट एनिमल फिजियो, हमारे यहाँ पे हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा ना, अभी मंडे को तो हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे होगा, विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड आफ्टर दैट विल बी डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ योर, 1-2 टॉपिक मैं यहाँ पे करा दूंगा। उसके बाद हम लोग वापस से 12 की तरफ जाएंगे, एंड 12 टॉपिक्स हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। विल हैव अ लुक एट फ्यू टॉपिक्स, विल हैव अ लुक एट फ्यू थिंग्स, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन मूव ऑन टू सम ऑफ द जो आपके पहले 10 चैप्टर के अंदर आते हैं, बट वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले हम थोड़ा सा 12th हम वापस देखते हैं, 12th को हम वापस से पकड़ के थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कुछ चीजों को। एक बार आप बोर हो गए ना, एक बार आपने एकदम वो हो गया कि हाँ मतलब यूटीआर क्या होता है, RNA polymerase 2 क्या कर रहा है, once I know that you are very clear with all those things, then we can move on to something else over there, then we can move on to something like your plant kingdom या animal kingdom वहाँ पे देखना चालू कर सकते हैं। So that will be the idea, and while doing so we'll also have a revision of this chapter as well, वो लोग हम बाद में करेंगे। पहले हमें इन चैप्टर्स को जो भी हमने रिसेंटली खत्म किए उनके भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, so we'll be doing that, ठीक है। तो याद रखना। बाकी इसके अलावा नाउ इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक कंसर्न, अगर आपको है यहाँ पे, तो आप चैट में मेंशन कर सकते हो कि नहीं सर अभी भी ये मुझे दिक्कत कर रहा है, या अगर आपकी कोई पर्टिकुलर वो है रिक्वायरमेंट है, या आपका कुछ एक वो है लाइक यू वांट समथिंग लाइक हमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें 12th में से इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या 11th में से इसके कॉल करने हैं सॉल्व, देन you can share that in the chat. प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम तो बेटा हम लोग करेंगे, वो तो हम चैप्टर ही करना है उसे वहां पे।
आप मुझे बताओ कि अगर आपको 12th में से कोई स्पेसिफिक चैप्टर में से कोई ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या कोई चीजें सीखनी है, देन यू कैन राइट इन द चैट। ह्यूमन हेल्थ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, इकोलॉजी स्टेटमेंट बेस, इकोलॉजी से स्टेटमेंट बेस नहीं, इकोलॉजी स्टेटमेंट बेस तो हो रहे थे उस दिन, तो हो रहे थे, चलो देख लेंगे एक बार। ह्यूमन हेल्थ से करने हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ की क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, बढ़िया, अच्छा है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके कर लेंगे, evolution and human health, ठीक है, ऑलराइट। सो आई विल हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, सो यू कैन मेंशन दैट। सम क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे आपके यहाँ पे और रिवीजन भी आपके यहाँ पे हो जाएगा, सो विल डू दैट। ठीक है, राइट। सो ये 1-2 बार थोड़ा सा टाइम करके कर लेंगे ना, अगर एक हफ्ता भी अगर हम अच्छे से बैठ के करते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग एंड रिवीजन, देन वो फिर आपका रैप अप हो जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन आज के क्लास में। दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव कवर्ड इन टुडेज क्लास। नाउ इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, इकोलॉजी में ये बताओ मुझे तनप्रीत, कौन से में से नहीं हो रहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इकोसिस्टम वाले चैप्टर में से या फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से नहीं हो पा रहे हैं? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले। उसके सवाल थोड़े से जो हमने किए थे वैसे थोड़े ट्रिकी थे, बट आई थिंक यस वी कैन डू दैट, वी कैन सॉल्व सम मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन ताकि आपको उसके ऊपर हाथ बैठ जाए। सो दैट विल हैपन इवेंचुअली, राइट। एसेशन रीजन भी हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा अलग से बैठ के, सो दैट ऑल ऑफ यू विल हैव अ आइडिया ऑन दैट एज वेल, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स रैप दिस अप। हम लोग मिलते हैं वापस से, संडे को तो आपका टेस्ट है नहीं, सो विल कैच यू ऑन मंडे। पढ़ के आना, एनसीईआरटी पढ़ लेना, एटलीस्ट एनसीईआरटी इस चैप्टर की पढ़ लेना ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। एंड क्वेश्चन जो ग्रुप में शेयर किया हुआ है 20 क्वेश्चन है, आई थिंक 20 या 21 क्वेश्चन है वहां पे, कर लो सॉल्व, इट वोंट टेक मोर अमाउंट ऑफ टाइम, एंड सॉल्व करके भेज दो, ठीक है। ऑलराइट देन, चलिए लेट्स रैप दिस अप, विल कैच यू अगेन ऑन मंडे। चलो, बाय एवरीवन, बाय। बाय बाय।